ठाकुर सांसद। देखिए, जम्मू कश्मीर और आज घाटी में जिस तरीके की तनाव और तनाव के साथ साथ एक विशेष समुदाय पे, खासकर जो गैर कश्मीरी, अचानक उन पे हमला में काफ़ी इजाफा हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि टारगेट किलिंग। कश्मीर में ये जो आतंकवादी, ये किसी को नहीं बख्शाते हैं, ना हिंदू को, ना मुसलमानों को, ना सिख को, किसी को नहीं बख्शाते। लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक भयंकर रूप से टारगेट किलिंग में इजाफा एक बड़ा चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। कांग्रेस की जमाने में अगर कुछ होते तो ये सारे बहादुरों ने ये साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती कि कांग्रेस कमजोर है। शक्तिशाली पुरुष देश की नेतृत्व में लाना चाहिए, जिसका पास दम है, ताकत है, हिम्मत है, जो डरपोक नहीं है। तो हिंदुस्तान में मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ, अमित शाह जी की अलावा सारे तो डरपोक है जितने सरकार चलाए हैं। और जब शक्तिशाली दोनों वीर आ गए सत्ते पे, तो 370 और 35A हटाया गए और सदन के अंदर और बाहर डंक की चोट पे बड़े ढक्का निनाद करते हुए ये कहा गया था कि कश्मीर आज़ाद हो गए, कश्मीर में आतंकवाद खत्म होएगी, समाप्त हो जाएंगे और कश्मीर में चौतरफा विकास की माहौल पैदा होगी। लेकिन आज की तारीख में मैं याद कराना चाहते हैं मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को, कभी एक जमाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये नारा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी, उनको ये कहना था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को मिटानी चाहिए, गोली से नहीं गले से ये समस्या को हल निकालना चाहिए। और आज की तारीख में ये दो वीर पुरुष रहते हुए भी सदन के अंदर बहुमत से 370 और 35A हटाने का बावजूद कश्मीर में हिंसा, दमन, हत्याएं और टारगेट किलिंग, इसमें इसको रोकथाम के लिए और ये तनाव कम होने का कोई नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें ये साबित होते हैं कि जो बड़े बड़े बातूनी हिंदुस्तान के लोगों को सुनाए गए थे, उसमें उतना दम नहीं था कि आज नए सिरे से कश्मीर से गैर कश्मीरियों को पलायन शुरू हो गए हैं। अभी दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यूनियन टेरिटरी की जो अगुवाई कर रही हैं मनोज सिंह जी, अमित शाह जी, ये तो कह रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि हम और सारे
हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को वहाँ तैनात करेंगे और आतंकवाद को खत्मा करने के लिए जो जो कार्रवाई करना चाहिए वो जारी रहेगी। लेकिन आज कश्मीर में जब पलायन शुरू हो गए हैं तो गैर कश्मीरियों को जबरन कश्मीर में किसी हालत में उनको रखने के लिए, जैसे कि ट्रांजिट कैंप, मतलब मान लीजिए कि एक किस्म के कंसंट्रेशन कैंप बनते जा रहे हैं। डर की मारे गैर कश्मीरियों ने, पंडितों ने निकलने नहीं चाहते। तो ये पंडितों की आज इस हालात को देखते हुए हमें बहुत चिंता होती है कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलते, बड़ी बड़ी बोली से काम नहीं बनते। जमीनी हकीकत आज मोदी अमित शाह जी की विफलता की गवाह देते हैं। लिहाजा कश्मीर हमारे हिंदुस्तान की स्वर्ग माना जाता, फिर भी वहाँ खून बहाना बंद नहीं होते। मैं तो सलाह दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, अहंग छोड़िए, दंभ छोड़िए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हिंदुस्तान की हर पार्टी के नेताओं को संज्ञान में लेते हुए अगले दिन कश्मीर में क्या कार्रवाई किया जाए इस विषय पे सोचिए। हिंदुस्तान मोदी जी और अमित शाह जी की अकेले नहीं है, हिंदुस्तान के माली के दोनों शहंशाह नहीं है, हिंदुस्तान सबके है। कश्मीर की जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जितने लीडर्स है, सबसे आमने सामने खुले मन चर्चा करके कोई तो निर्णय लेना चाहिए। अब दोनों तय करेंगे हिंदुस्तान की भविष्य, और इसमें किसी को कोई भागीदारी नहीं मानेगा। आप लोग हमारे भी कोई अच्छा सलाह हो सकते, आप मौका तो दिया करो। यह मैं मांग करूंगा मोदी जी से कि आप हिंदुस्तान के हर पार्टी की, चाहे वो कश्मीर घाटी के हो, बाहर के हो, क्योंकि कश्मीर हम सबके लिए प्यारा है, हिंदुस्तान के हर पार्टी के नेताओं को बुलाकर एक गहन चर्चा करके अगले दिन क्या कदम उठाना मुनासिब होगी इस विषय पे सोचिए। सर, प्रोफेट मोहम्मद को लेके एक जो हालांकि उसमें सस्पेंड भी किया, अब जो है राजनीति आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ गल्फ कंट्रीज जो कहा भारत के ने उसको उसको उससे उसके किनारा भी किया, उसको रिप्लाई भी दिया कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन अब राजनीति भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एक पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया, उस प्रवक्ता के खिलाफ उनको सम्मन किया गया है। कानपुर के अंदर उसी बात को लेके दोनों गुटों में वायलेंस हो गया, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, और पुलिस ये कह रही है कि बुलडोज़र भी चलाया जा सकता है उन लोगों के घर जिन लोगों ने वहाँ पर क्लैश किया। देखिए, ये बुलडोजर चलाना और बुलडोजर चला के अगर कहाँ का कोई बाबा, कहाँ का कोई मामा अगर ये सोचे कि हिंदुस्तान की सारे समस्याओं को निपटाया जाएगा, तो वो खुद कोई मूर्ख की स्वर्ग में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज। सबसे पहले आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी, ये खाड़ी देश क्या होते हैं, हमारा एक्सटेंडेड नेबर्स। खाड़ी के जो हमारे पड़ोसी देश है वो हमारा एक्सटेंडेड नेबर्स। ये खाड़ी की देश के साथ हमारा रिश्ता
बड़े सौहार्दपूर्ण है। करोड़ों की तादाद में लोग, हिंदुस्तान के लोग खाड़ी की देश में कमाई करते हैं, रहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ से पैसा कमा के हमारा देश भेजते हैं और इसमें हमारी आर्थिक हालत में काफ़ी योगदान देते हैं। खाड़ी की देश में जो काम करते हैं वो हमारे आर्थिक हालत को सुदृढ़ करते हैं, रेमिटेंसेस के चलते। और इस तरीके की एक अपमानजनक, आपत्तिकर एक बयानबाजी करके इस तरीके की हमारा साथ जो रिश्ता, ये रिश्ता में अगर कोई दरार पैदा हो तो इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे देश पे और हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके चीनी सरकार हमारे खिलाफ घेराबंदी डाल रहे हैं, सिर्फ हमें घेराबंदी कर रहे हैं, उस समय यहाँ की सरकार को इस विषय पे गहन चिंता करने की जरूरत है। अब तक ये दोनों शख्स, जिनकी कोई अधिकार नहीं है किसी पैगंबर के खिलाफ कोई लफ्ज जिसमें आपत्ति रहे किसी को ये निकालना, ये आपत्तिकर लफ्ज जिसमें किसी के दिल में चोट पहुंचती है, वो करने की क्या जरूरत है? दूसरे देश में कहां क्या होता है इसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम क्यों ऐसा करेंगे? हिंदुस्तान को देखकर जब सारे दुनिया सीख लेने की कोशिश करते हैं कि देखो हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग देश की तरक्की के लिए मेहनत करते हैं, सोचते हैं, उस देश के बारे में छवि धूमिल करना किसी के हक में नहीं। और ये देश के छवि धूमिल करने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। ये बहाना बनाकर बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए कि दूसरे देश में भी ऐसा होते हैं तो उसके भी खिलाफ हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारा देश में इसको इजाजत देंगे। हमारा साथ फर्क कैसे रहेगा बाद में? हिंदुस्तान के साथ फर्क पाकिस्तान के है, हिंदुस्तान के साथ फर्क अफगानिस्तान के है, इसलिए हिंदुस्तान को सारे दुनिया हमारा सोहरात को मानते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके की बयानबाजी को हिंदुस्तान में इजाजत दे, हमारा ये छवि धूमिल होगी। इसके लिए मैं चाहता हूं बीजेपी पार्टी और सरकार को ये दोनों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जरूरत पड़े तो इनको हिरासत में लिया जाए। और साथ साथ मैं ये भी सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसमें हस्तक्षेप करे और एक संदेश दिया करे कि नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, कोई भी मजहब के लोग यहां सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से जीना और जीवन बिताने की अधिकारी है। प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों नहीं बोलते? हर चीज में उनका ट्विटर रॉकेट की रफ्तार में चलते हैं। हाइपरसोनिक ट्विटर मोदी जी के पास है, कहीं कुछ होते तो हाइपरसोनिक वेलोसिटी में ट्विटर चलते हैं मोदी जी की। लेकिन जब आजू बाजू में सारे देश
खाड़ी की देश, खासकर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज जो है, जहां इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर तनाव पैदा हो रहे हैं, उस समय हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चुप्पी साधी रहना मेरा समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री जी खुद आए, इसमें प्रधानमंत्री जी की रवैया क्या है जाहिर करे और एक संदेश दे कि नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हर मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है और आप खुद इसके खिलाफ है। ये तनाव रुकने के लिए, सौहार्दपूर्ण माहौल बहाल करने के लिए हर तरीके की कोशिश आपकी तरफ से होना चाहिए, ये आप खुलकर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।